नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं जो हमारे देश की मीडिया और नेपाल की मीडिया हमसे छुपा रही है। एक्चुअली सच्चाई क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने देखा कि हाल ही में प्रोटेस्ट चल रही है नेपाल में और हम देख पा रहे हैं कि ये सब संसद भवन में आग लगना, बल्कि पूरे नेपाल के अंदर बहुत भयानक आग लगी हुई है। वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुए हैं। अब हुआ क्या कि हमको ये दिखाया गया कि जो नेपाल के अंदर 26 साइट थी, जो सोशल साइट थी, उन पर बैन लगा दिया। बैन लगने के बाद एक बहुत बड़ा एक ऑरा आता है या बहुत बड़ी एक भीड़ आती है जो पूरी तरीके से नेपाली जो पुलिस है, नेपाली जो आर्मी है, नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें नेस्ता नाबूद कर देती है। हम देखते हैं कि ये जो कहानी हुई है जैन जी के द्वारा 26 साइट बैन करने के बाद होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये 26 साइट जो बंद हुई थी सोशल मीडिया की, ये इनके कारण नहीं था। इनके पीछे क्या कारण रहे इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे, और जो आज नेपाल जल रहा है पूरी तरीके से, उसके पीछे भी क्या कारण है हम विस्तार से जानते हैं। नेपालियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 26 साइट बैन कर दी। उसके पीछे की कहानी यह है कि 2023 में नेपालियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाने को कहा था सोशल साइट पर। उन्होंने कहा था कि एक आप अपना जो ऑफिस है नेपाल में बना लीजिए जिससे कि हम लोग उन्हें रेगुलेट कर पाएं। लेकिन उनमें से कुछ साइटों ने काम किया, जैसे कि टिकटॉक ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस या ऑफिस स्थापित कर लिया कहां पर, नेपाल के अंदर। बाकी जो साइट थी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद वहाँ की जो जनरेशन है उन्होंने उसके बाद प्रोटेस्ट करना प्रारंभ किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारी आवाज़ सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचेगी, इस विश्व को कैसे पता लगेगी, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसकी कहानी आज की नहीं है, बल्कि जो नेपोलियन गवर्नमेंट है या नेपालियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगाया, लेकिन जैन जी ने क्या किया, क्यों, किस कारण से किया, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं असली वजह इसके पीछे क्या है। नेपाल जो नेता हैं उनके जो बच्चे हैं जिन्हें हम नेपो किड्स बोलते हैं, जो नेपो किड्स हैं, जैसे मैं आपको इस साइट में दिखा रहा हूँ कि ये नेपो किड्स बहुत अय्यास, ठीक है, ये जो नेपाली गवर्नमेंट या नेपाली लोगों का पैसा था नेपो किड्स पर खर्च किया जाता है। इससे जो नेपालियन लोग हैं उनको रोजगारी की कमी आती। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नेपाल के लोग हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर रोजगार की स्थिति नेपाल में होती तो हमें उनको भारत आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी अदर देश में जाने की कोई आवश्यकता होती। ये सब ध्यान में रखते हुए नेपाल का जो यूथ है वो इस प्रोटेस्ट को बहुत बढ़ावा देता है, क्योंकि जो नेपाली लोगों का पैसा था ये नेपो किड्स अपने अय्यासी में पैसा खर्च करते हैं। ये फ्रांस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अदर यूरोपियन कंट्री में ये पैसा खर्च करते हैं जो नेपोलियन लोगों का था। तो इससे ये आहत हो जाते हैं, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाती है नेपाल की जो लोग हैं, बहुत इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सड़कों पर निकल आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उन्होंने क्या किए, बहुत सारे दावे भी किए। जैसे मैं इसकी एक और कहानी बताता हूँ, नेपो किड्स के अलावा भी कहानी क्या होती है। 2006 में जो मोरार की शासन, राजतंत्र शासन चला करता था, ज्ञानेंद्र शाह वहाँ के क्या होते हैं, राजा होते हैं। 2006 से लेकर यानी कि 2007 में डेमोक्रेसी आती है और 2025 तक 12 से अधिक प्रधानमंत्री वहाँ के बन चुके हैं। इस बात से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले नेपो किड्स आते हैं। दूसरा पहलू जो होता है नेपो किड्स के अलावा ये रहता है वहाँ के जो लोकतंत्र है उसमें अनस्टेबिलिटी। राजतंत्र के बाद डेमोक्रेसी में लगातार एक प्रधानमंत्री के बाद एक दूसरा प्रधानमंत्री के बाद तीसरा प्रधानमंत्री, ऐसे जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी और गवर्नेंस सिस्टम की जो लापरवाही थी, वहाँ के जो लीगल सिस्टम है उसमें लापरवाही, इन सब को देखते हुए एक जो जैन जी था या नेपाली जो लोग थे उनमें जो गुस्सा था दिन रोज इकट्ठा होता चला गया। और वो फूटा कब, 8 सितंबर को। 8 सितंबर के दिन होता क्या है, एक्चुअली 9 सितंबर के दिन क्या होता है कि 8 सितंबर के लोग भीड़ इकट्ठा होती है और 9 सितंबर के दिन वो लोग ये बताते हैं कि वी आर फायर, ठीक है, ये वो नारा देते हैं वी आर फायर। उसके बाद क्या क्या होता है, 9 सितंबर के दिन वो लोग सारे लोग इकट्ठा होते हैं बहुत बड़ी संख्या में और पुलिस फायरिंग करती है, उसमें 19 लोग मारे जाते हैं और 11 सितंबर को आंकड़ा 30 लोगों तक पहुंच जाता है। उसके बाद 12 सितंबर के दिन 51 लोग मारे जाते हैं और 12,000 लोग नेपाली गवर्नमेंट जो जेलें हैं उनसे फरार हो जाते हैं। अब उसके बाद की कहानी क्या होती है, इसकी जो देश की हालत बिगड़ने लगती है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली वो क्या दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। फिर आगे की कहानी क्या होती है कि अब इस खून खराबे के बीच क्या हुआ, केपी शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद की कहानी क्या होती है कि वहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट फैल जाता है। तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 2007 से लग रही लोगों के मध्य आग है जो डेमोक्रेटिक कारण थे।
गवर्नेंस कारण थे, एडमिनिस्ट्रेशन कारण थे और लीगली कारण थे। और जो ये 26 साइटों पर जो बैन लगाकर नेपाली जो गवर्नमेंट ने जो काम किया, ये बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि वो अपनी जो बातें थी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे थे जहाँ उन्होंने पहुँचाना था। फाइनली जो डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट इतने स्तर पर होती है कि पूरा नेपाल आज जल रहा है। उसके पीछे हम 26 जो साइट हैं उन्हें ही नहीं कह सकते इनके कारण हुआ, उनके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो हमें इन कारणों के बारे में मैंने जो आपसे डिस्कस किया, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं। और जैन जी जिसको हम बोलते हैं कि ये मोबाइलों में व्यस्त रहती है, उन्होंने पूरे नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट ला दी। उन्होंने बताया कि आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो आप इसके खामियाजे उठाओगे जो नेपालियन गवर्नमेंट उठा रही है। हाल ही में पूरे इस सिनेरियो को देखते हुए नेपालियन गवर्नमेंट ने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की घोषणा कर दी है, जो है कार्की। उससे पहले भी कई सारे नाम आए थे, उनमें से एक नाम चुना जाता है कार्की। तो ये सारे कारण हैं, तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। 26 साइट ही नहीं है जो जिम्मेदार है नेपाल को जलाने में, उसके अलावा वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसके अलावा वो मेन जो कहानी है वो है गवर्नमेंट वहाँ की। और हाल ही में इतने सारे करप्शन वहाँ पे हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जो लोग हैं उन्होंने नेपाली जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का हमारा उद्देश्य था। 2007 से कि आज 2025 तक मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रधानमंत्री वहां पे बदल चुके हैं। तो आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।